क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। 7 अक्टूबर को हम लोग करंट अफेयर देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारी यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए जो है पेड ग्रुप, नया पेड ग्रुप 2023 वाले के लिए, ठीक, जिसमें प्रीलिम कम मेंस पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप है, वो 1 दिसंबर से हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक, ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं। इनको मैं आसान भाषा में आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए, पहला जो है एक फैक्ट है एग्रीकल्चर संबंधित कि इंडिया सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला बन गया है पूरे वर्ल्ड में। और एक और जो है इसमें फैक्ट है कि इंडिया सबसे बड़ा उपभोग भी चीनी का खुद ही करता है। प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, निर्यात करने में सेकंड नंबर पे है। अब जो चीनी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 5 लाख मैट्रिक टन हम लोगों ने जो है रिकॉर्ड ये अक्टूबर सितंबर सीजन में बनाया, ठीक, उत्पादन किया, जिसमें से 35 लाख मैट्रिक टन जो है हमने उसका डाइवर्ट किया चीनी को, और उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया। इथेनॉल के प्रोडक्शन में क्या होता है, चीनी को लेकर उसका जो मोलासेस होता है, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे जो है एथेनॉल बनाया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें जो शुगर मिल्स होती हैं वहीं डिस्टिलरी भी लगाती हैं और फिर उससे एथेनॉल बनाकर, और उसका और भी उपयोग किया जाता है अल्कोहल और सब बनाने के लिए। एथेनॉल का जब जो बनाया जाता है, ठीक, वो फिर यूज़ किया जाता है पेट्रोल के साथ मिलाने में। और हमने, भारत ने पेट्रोल के साथ कितने मिलाने का लक्ष्य रखा है, वो है 25% तक ब्लेंड करना है। ठीक, 2025 तक, सॉरी 20% तक ब्लेंड करना है 2025 तक। इस प्रोग्राम का नाम है एथनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम। ठीक, ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने चालू किया था 2003 में। तब जो हमारा एम था कि हम 20% करेंगे 2030 तक, लेकिन हमने अच्छी जो है इधर बढ़त बनाई और जो है बढ़िया हमने परफॉर्मेंस दिया, तो 10% का जो हमारा एम हो गया 2022 तक, तो 20% का हमने 2030 की जगह 2025-26 तक कर दिया, 5 साल पहले कर दिया। ठीक, ज़्यादातर भारत में पहले क्या होता था, हर चीज़ पोस्टपोन होती थी, अब प्रीपोन हो रही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शुगर केन या से ही जो है सिर्फ एथेनॉल बनता है। एथेनॉल मेज़ यानी मक्का से भी बन सकता है, गेहूं से भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें भी हाई स्टार्च कंटेंट होता है ना, उससे जो है आप एथेनॉल बना सकते हो। ये प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन के मोलासेस यानी शीरा सीरा होता है, उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तब आप एथेनॉल बना पाते हो। एथेनॉल गैसोलीन में जो है हम जब ब्लेंड करते हैं तो उससे क्या होता है, देखो, एथेनॉल में ऑक्सीजन के कंटेंट होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इंजन में जो ईंधन है वो ज़्यादा, ठीक है ना, कंप्लीटली कंबस्ट जल जाता है। तो जब पूरा जलेगा, ज़्यादा जलेगा, तो एमिशन कम होगा। ठीक, यहाँ पे एमिशन की बात हो रही है, वेहिकुलर एमिशन जो होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट ये सब बोलते हैं। ठीक, तो उनका एमिशन कम होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल, पर्यावरण में प्रदूषण कम होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एथेनॉल चूँकि हार्नेस करता है पावर ऑफ सन, और जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, इसलिए एथेनॉल को रिन्यूएबल फ्यूल भी मानते हैं। तो मान लो कभी आपसे पूछ ले, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल फ्यूल, और उसमें एथेनॉल लिखा हो, तो उसको हाँ आप जो है अक्षय ऊर्जा की तरह मान सकते, क्या मानते हैं। ठीक, तो ये याद रखना, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, आप सोलर विंड सब लगाओगे, एथेनॉल को हटा दोगे, बल्कि एथेनॉल रिन्यूएबल फ्यूल की तरह माना जाता है। ठीक, समझ में आया। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, नोबेल प्राइज़ वाले, सारा एक इसका मैं वीडियो अलग से भी दूंगा। फिलहाल जो आते जा रहे हैं उनके बारे में हम बताते जा रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट भी कर दिया था जितने अभी तक हो गए हैं। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक, क्लिक केमिस्ट्री क्या है, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या है, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है, किनको किनको मिला है उनके नाम समझ लेते हैं। के बैरी शार्पलेस, शार्पलेस है ये, ठीक है, शार्पलेस थोड़ा अजीब सा नाम है, तो ये याद रहेगा, केमिस्ट्री से है। ठीक, शार्पलेस है, तो ये क्लिक करना पसंद करते हैं, तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है, ऐसे याद कर सकते हो।
के बेरी शार्पलेस, फिर है मॉर्टन मेल्डाल, और उसके बाद आती हैं कैरोलिन आर बर्टोजी। ठीक है, तो ये इस क्रम में मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि इसी क्रम में ये क्लिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। सबसे पहले शार्पलेस जो थे, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लिक केमिस्ट्री, जो कि एक ब्रांच है कि किस प्रकार से अणुओं का मॉलिक्यूल्स का संयोजन, असेंबली होती है, ठीक, उसको जो है इन्होंने चालू किया। क्लिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या है कि ये अणु जो है जल्दी जो है अपना स्नैप कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं आसानी से। ठीक है, दो अणु हैं, ये आप जुड़ गए आपस में, तो इसको जो है क्लिक की तरह होता है। ठीक, तो ये आसान भाषा में इतना समझ लीजिए बस, बहुत ज़रूरी, ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो इसमें ये हो गया। फिर शार्पलेस और मेल्डाल, इन्होंने अलग अलग जो है एक रिएक्शन होता है एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन, उसमें कॉपर कैटलिस्ट की तरह यूज़ करके बनाया, तो उसको CuAAC बोला जाता है। ये रिएक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है एजाइड एल्काइन ह्यूजन साइक्लो एडिशन का ही। ठीक, कॉपर जोड़ दिया गया एज ए कैटलिस्ट, इतना ध्यान रख लेना। ठीक, अब इसमें तीसरा जो जिनको मिला है बर्टोजी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो काम चालू किया क्लिक केमिस्ट्री का, इन्होंने जो काम चालू किया CuACC का, उसी में इन्होंने बायो ऑर्थोगोनल, जो आपने नाम सुना था ना, उसको क्लिक रिएक्शन भी आप बोल सकते हो, इस फील्ड को और ज़्यादा डेवलप किया। और इन्होंने इस क्लिक रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क किया। ठीक है ना, जो कि इसका एप्लीकेशन, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि भैया एप्लीकेशन आपका फिजिक्स के क्षेत्र में जिनको मिला था नोबेल प्राइज़, तो बेल पेयर्स का इन्होंने उसमें क्रिप्टोग्राफी में यूज़ कर लिया था, तब मिला था ना, बताया था कल। तो उसी प्रकार से बर्टोजी जी ने जो है इस क्लिक केमिस्ट्री को, क्लिक रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ कर लिया। इसका फाइनल क्या हुआ, इसके फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे जो नॉर्मल केमिस्ट्री कोशिकाओं की होती है ना, वो डिसरप्ट नहीं होती है, वो वैसे ही काम करते हैं। बाकी जो है क्लिक रिएक्शन से जो है उसमें और ज़्यादा उसको एनहेंस कर दिया जाता है, उसकी जो भी इफेक्टिविटी, प्रभावकारिता होती है उसको। ठीक, क्लिक केमिस्ट्री क्या है, ये फंक्शनल है, ये मॉलिक्यूल स्नैप टुगेदर जल्दी हो जाते हैं और ज़्यादा दक्षतापूर्ण होते हैं, यानी कि एफिशिएंटली क्लिक करते हैं एक दूसरे के साथ में, जल्द आसानी से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, सिंथेसिस हो जाता है। नीड क्या है, नीड देखो यहाँ पर ये है कि कार्बन एटम का जो बॉन्डिंग है ना, उसको रेप्लिकेट करना एक तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है, महंगा है, साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट और मटेरियल का लॉस हो भी जाता है। जैसे यहाँ पे ना बोला गया ना कि कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुँचता है, मतलब कि क्लिक रिएक्शन से जो है कोशिकाओं में नुकसान नहीं पहुँच रहा। कोशिकाएं हैं क्या, ये भी तो कार्बन से बनी हुई हैं। ठीक है, कार्बन जो है बॉन्डिंग, ये एग्जिस्टेंस और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाइटल है। तो इसमें क्लिक केमिस्ट्री के थ्रू इसका कोई नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक, और साइड रिएक्शन भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है कार्बन आइटम जो है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक कार्बन आइटम रिएक्ट विद ईच अदर, शार्पलेस जो थे उन्होंने क्या फोकस किया है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल को ले लो और जिससे कंप्लीट कार्बन फ्रेम बन जाए, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल को फर्दर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में लिंक कर दो एटम एज ब्रिजेस। ठीक, एक मतलब ब्रिज के तरीके से साथ में कार्बन एटम्स को, मैंने आपको कई बार बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या CHNO होते हैं, ये चार मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जो है जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना उसमें बनते हैं। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी एक ब्रिज की तरह काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपलर रिएक्शन ये होता है वेयर दिस ए स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक ड्राइव फॉर द मॉलिक्यूल टू बॉन्ड टुगेदर, मॉलिक्यूल्स आसानी से बॉन्ड कर जाते हैं ये, और मतलब ईजी है, साइड इफेक्ट भी नहीं है, मटेरियल का लॉस भी नहीं हो रहा है। यही क्लिक रिएक्शन है, यही क्लिक केमिस्ट्री है, यही बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस हैं। ठीक, इसको याद रख लेना। शार्पलेस ने चालू किया था क्लिक केमिस्ट्री संबंधित, इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर मेल्डल ने भी CuAAC किया और बर्टोजी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस केमिस्ट्री का उपयोग किया। ठीक, अब इतना बताने के बाद याद ना रहे तो बड़ा मुश्किल है, रिवीजन जरूर करिएगा। अगला टॉपिक है ब्लू हेलमेट्स, यानी कि UN पीस कीपर्स जो होते हैं, UN पीस कीपिंग के चीफ जॉन पियरे लैक्रॉइक से इंडिया को विजिट करने वाले। इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रूप्स देता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है पीस कीपिंग मिशन में। भारत जो है, आप इस तरीके से अंदाज़ लगा सकते हैं कि 5700 इंडियन पीस कीपर्स अभी जो UN के द्वारा 12 पीस कीपिंग मिशन चलाए जा रहे हैं, उसमें से 9 पीस कीपिंग मिशन में 5700 इंडियन जो है पीस कीपर्स हैं। ठीक है,
तो जॉन पेरे लेक्रॉइक्स जो हैं ये आएंगे, ये इंडिया को विजिट करेंगे, यूएई को भी करेंगे विजिट, और पाकिस्तान जापान को भी करेंगे। अब इस विजिट को ऑर्गेनाइज किया है चैलेंजर्स फोरम ने, ठीक। इवेंट का नाम है CAF 22, ठीक है। और उसमें पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर, एकेडमिक, ये सब लोग आएंगे। और इसको को होस्ट कर रहा है कौन कौन? ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का एक है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ पीस ऑपरेशन, फ्यूचर ऑफ पीस ऑपरेशन, ध्यान रखना, ठीक। यूएन पीस कीपर्स क्या होते हैं भाई साहब? ये प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, साथ ही साथ राजनीतिक और पीस बिल्डिंग सपोर्ट देते हैं उन कंट्रीज़ को जहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ जाने में, ठीक। तो वहाँ पे पीस कीपर्स लगाए जाते हैं ताकि आसानी से जो है ट्रांजिशन हो सके, जो है पीस की तरफ जा सके, ठीक। 3 बेसिक इसके सिद्धांत होते हैं। एक तो ये है कि भैया जहाँ पे आप जा रहे हो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे कंसेंट ऑफ द पार्टी होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो। दूसरा, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि आप पीस कीपर्स हो, आप ऑफेंसिव जाके कहीं पे भी जो है ऑफेंस नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ डिफेंस में फोर्स का उपयोग कर सकते हो, ठीक। और साथ ही साथ जब डिफेंस को बचाने के लिए कोई मतलब मैंडेट है उसको बचाने के लिए डिफेंस करना, तभी आप जो है फोर्स का उपयोग करोगे। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद होता है, उसका बड़ा रोल होता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर में कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। तो इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर जो 7 है उसके अंतर्गत पीस कीपिंग ऑपरेशंस को अथोराइज करता है। अच्छा, इन पीस कीपिंग जो भी होते हैं इनको भैया फंडिंग कहाँ से होती है, वित्तीय पोषण कहाँ से होता है? तो जो भी यूएन के सारे यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो सब लोग शेयर करते हैं इस कॉस्ट को, पीस कीपिंग कॉस्ट को, ठीक। और इसमें जो लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी मतलब उनकी इकोनॉमिक वेल्थ होती है उसके हिसाब से उनको जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। और जो परमानेंट मेंबर है ना सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो हैं, कौन कौन से? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इनको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मतलब मनी ज़्यादा देना पड़ता है। यूएन पीस कीपिंग को जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। और उनको ब्लू बैरेट या फिर ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं क्योंकि उनके ब्लू बैरेट या फिर हेलमेट्स पहनते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 2020 में आपका जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, उनको कोविड की वजह से जो उनके ऑपरेशंस में, संचालन में जो दिक्कतें आई हैं, जो उनका बिजनेस ठप हो रहा था, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ फंडिंग दी जाती है। और फंडिंग जो है लोन की तरह होती है, ठीक। और लोन जो है अगर नहीं दे पाते हैं तो सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि बैंकों को या जिसने भी लोन दिया उसको सरकार लोन देगी, मतलब वो पैसा वापस करेगी। इस चीज़ की गारंटी सरकार देती है। इसीलिए इमरजेंसी के केस में जो ऋण दिया जा रहा है उसमें गारंटी सरकार की है, ये स्कीम है। समझ में आ गई बात, ठीक। अब इसमें ये समझिएगा कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि एविएशन, जो हवाई जहाज वाली जो सेक्टर है, उसको काफ़ी दिक्कतें हुई, सब बंद हो गई थी। तो ज़्यादातर तो उनको जो है लोन दिया जाता था इस स्कीम के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए तक का, ठीक। और लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है कि जो मॉडिफाई जो किया गया ECLGS स्कीम में, उसमें कहा गया है कि अब 100% आपको जो भी फंड आपने ले रखा है या फिर नॉन फंड बेस्ड लोन की आउटस्टैंडिंग है, उसका जो भी आपने ऋण उठा रखा है, ठीक, उसका 100% तक आपको जो है ECLGS स्कीम के अंतर्गत मिल सकता है फंडिंग। या वो लेकिन जो वैल्यू है लोन की जो आपको फंडिंग मिलेगी स्कीम के अंतर्गत वो 1500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। अगर उससे कम है तो उतनी मिलेगी, ये बात है, ठीक। इसके बाद क्या है कि ये नेसेसरी है कि कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी दी जाए, मतलब कोलेट्रल कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, मतलब ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एविएशन इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, ठीक। और इसमें पहले अलाउड था 50% तक और 400 करोड़, अब इसको बढ़ाकर 100% तक और 1500 करोड़ तक कर दिया गया है। जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। ECLGS जो है ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 में जो लाया गया था MSME के लिए, कोविड-19 की वजह से जो डिसरप्शंस हुए थे उसके मद्देनज़र, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर मान लो नॉन रीपेमेंट हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, तो सरकार पैसा जो है बोरोवर्स का देती है, जो भी दे रहा है ऋण, ठीक। ये स्कीम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा चलाई जाती है, ठीक। अब यहाँ पे जो है कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत हम US इंडिया के बीच में
क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में कई सारे इनिशिएटिव पढ़ने वाले हैं। अभी इस बार यूपी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इंडिया और यूएस के बीच में, तो आप ये भी बता सकते थे वहाँ पर। तो क्या है, इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है। ठीक, स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में है। तो इसका मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, मिनिस्ट्री आके मिलते हैं इसमें। अभी होगा आज, यानी कि 7 अक्टूबर 2022 को। ठीक, और इसमें ये जो लॉन्च किया गया था रीवैम्प्ड, यानी फिर से जो है आपका क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, तो इसमें जो है आपका यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप अनाउंस करी गई थी मोदी जी और जो बिडेन के द्वारा अप्रैल 2021 में, उसके अंतर्गत चालू किया गया है। ठीक, क्या है, इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में देखो, SCEP जो है ये, ठीक, तो इसके अंदर 5 पिलर हैं सहयोग के। एक जो पहला है कि वो पावर और एनर्जी एफिशिएंसी, दक्षता होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबल ऑयल और गैस होना चाहिए। रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा होनी चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सतत विकास होना चाहिए। और इमर्जिंग फ्यूल्स जैसे बायोफ्यूल है। तो पहला टास्क फोर्स बनाया गया इसके अंतर्गत बायोफ्यूल में के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करेंगे बायोफ्यूल में। बायोफ्यूल में अभी एथेनॉल की बात हम लोग ने करी ना, वो भी एक बायोफ्यूल का एक एग्जाम्पल। इसके बाद दूसरी चीज़, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है, मतलब जो भी हम बिजली बनाते हैं उसको इलेक्ट्रिक ग्रिड के जरिए जो है पूरे देश में एक जाल फैलाया गया। उसके अंतर्गत हम एक क्षेत्र से जहाँ से उत्पादन हो रहा है हर जगह पहुँचा सकते हैं। ठीक, साउथ में बिजली बन रही है तो वो नॉर्थ तक जा सकती है, ईस्ट में बन रही है तो वेस्ट तक जा सकती है। ऐसा इलेक्ट्रिक ग्रिड एक हमने बनाया है। ठीक, तो इसमें सपोर्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी भी इसमें इंटीग्रेट हो सके उसके लिए स्मार्ट ग्रिड बनाई जाएंगी। तो उसमें भी यूएस से हम लोग आपस में, मतलब दोनों लोग अपनी इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। स्टोरेज, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज, सारी चीज़। गैस टास्क फोर्स, ऑयल और गैस की जैसे हमने ऊपर बात करी, तो इसमें गैस टास्क फोर्स है इंडिया यूएस के लो एमिशन गैस टास्क फोर्स, जिसमें कोलैबोरेशन हम लोग एक दूसरे के साथ करेंगे। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स रहेगा। गैस बेस्ड इकोनॉमी, सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं, तो उन सबको बढ़ाने के लिए। इसके बाद आ गया इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, कि किस प्रकार से हम ऊर्जा के क्षेत्र में मॉडल्स बना रहे हैं जिसके जरिए हम जो है उसको एनर्जी सब तक पहुँचे, एनर्जी सुरक्षा हम बना के रख पाएँ। तो उसको जो है संस्थागत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6 टास्क फोर्स किया गया है और रिसर्च और मॉडलिंग करेंगे डिफरेंट एरियाज़ में। इसमें एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है जो बातचीत करेगी एनर्जी डेटा मैनेजमेंट, लो कार्बन टेक्नोलॉजी, जस्ट ट्रांजिशन इन कोल सेक्टर। ठीक है, कोल सेक्टर में भी जस्ट ट्रांजिशन होगा, मतलब इसको और अच्छा रिन्यूएबल बनाने की कोशिश करी जाएगी। पेसर इनिशिएटिव, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। पेस का फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी आर। ठीक, तो ये इंक्लूड स्मार्ट ग्रिड होता है, वहीं जैसे ऊपर बताया हमने कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी इंटीग्रेट करना है, और उसका ये सेकंड फेज़ है। ठीक, और उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से एंकर कर रहा है, मतलब आगे रख रहा है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपेक। ओपेक क्या है, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छी मात्रा में है। ठीक है, तो उन्होंने मिलके क्या किया, जैसे सब्जी मंडी में होता है ना कि फ्रूट के बाज़ार में आप पहुँचे तो वहाँ पे लोगों ने जो है जितने फ्रूट बेच रहे हैं उन्होंने कह दिया भैया सेब जो है वो 100 से नीचे कोई नहीं बेचेगा। ठीक, आपका संतरा 50 से नीचे नहीं बेचेगा। इसी प्रकार से कार्टलाइजेशन इसको बोलते हैं। सब लोग मिलके बैठ गए, आप किसी के पास चले जाओ वो यही रेट बताएगा, इससे ज़्यादा बता सकता है, इससे कम नहीं बताएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से तेल बेचने वाली जो कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कार्टलाइजेशन ही है। तो ये क्या करते हैं कि तेल की डिमांड के हिसाब से क्या सप्लाई हमें करनी है उस पर उसको रेगुलेट करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो है बचा रहे, बना रहे, बनता रहे। तो अभी क्या हुआ देखो, जब कोविड आया था तब क्या हुआ था, पूरी दुनिया में सब एयरलाइन सब कुछ बंद हो गया था। तो सप्लाई अगर हम उतनी ही रखें जितनी पहले थी जब डिमांड ज़्यादा थी, तो अब डिमांड हो गई कम, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो तेल क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। तो वही चीज़ तो नहीं करनी है इनको, प्रॉफिट अगर बनाना है तो। अभी भी क्या है, चाइना में लॉकडाउन चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, सब कुछ है, तो डिमांड कम हो गई तो ये सप्लाई भी अपनी कम कर रहे हैं। और ऐसा ही इन्होंने किया है अभी 2 मिलियन बैरल्स पर डे। ओपेक की जो भी ये कंट्रीज़ हैं पेट्रोल एक्सपोर्ट जो करती हैं, वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट करेंगी।
यानी कि 2 मिलियन पर डे जो तेल है वो कम उसका उत्पादन किया जाएगा। ये चीज़ जो है सऊदी अरेबिया इस ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक लीडर है, डिफैक्टो लीडर है एक्चुअल में। ठीक, तो इसने बोला है ये चीज़। और ये 2% जो ग्लोबल सप्लाई है उसका उसके बराबर है, यानी कि 100 मिलियन बैरल पर डे हर दिन उत्पादन किया जाता है आज के टाइम पे। और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो इंडस्ट्री क्या है कि कम निवेश करते हैं, और ग्लोबल डिमांड इकोनॉमी भी खतरे में है, तो इसलिए जो है डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम करो, नहीं तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। और ये सबसे बड़ा कट है कोविड पैंडमिक के बाद में। और ये देखा जा रहा है कि रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं ऑयल मार्केट को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक, तो ये तो ओपेक है। ओपेक में देखो प्लस जुड़ा हुआ है। प्लस का क्या मतलब है अभी बताता हूँ। पहली बार 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक बनाया। उसके बाद से 13 मेंबर इसमें और जुड़ गए, और ये 13 और मेंबर और पहले के 1 2 3 4 5 मेंबर मिलकर 18 मेंबर्स तो थे ही। कुछ एडिशन हुआ एलाइड मेंबर्स का 11। ठीक, तो ये जो 11 एलाइड मेंबर्स है ना, इन्हीं को प्लस में आप जोड़ते तो ओपेक प्लस बन गया। ठीक, इसमें रशिया भी है एलाइड में। ठीक है, और इसमें पहले तो ये वेस्टर्न डोमिनेटेड मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज होती थी, और जिनको 7 सिस्टर्स बोलते थे। भारत में 7 सिस्टर्स किसको बोलते हैं बताइएगा। ठीक, तो 7 सिस्टर्स बोला उनका पहले इस पर प्रभुत्व था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर ये कंट्रीज़ में नेशनलाइजेशन हो गया तो उनके पास आ गया। ठीक, रफली दुनिया का 40% जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल है वो इन्हीं ओपेक कंट्रीज़ के पास में है, और 80% का ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर है। ठीक, ऑयल रिजर्व्स और क्रूड ऑयल में थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ये 2018 के एस्टिमेट्स हैं, और ये मेंबर जो है हर महीने मिलते हैं कि किस प्रकार से ऑयल का प्रोडक्शन करना है नहीं करना है उसके बारे में। ऑयल प्रोडक्शन जो है क्यों कम किया जा रहा है, उसके पीछे रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन में, और साथ ही साथ कुछ पीछे माइनस देखा जाए तो ऑलरेडी जो प्राइस था वो धीरे धीरे कम होता गया। $125 प्रति बैरल पहुंच गया था, फिर धीरे धीरे 90 के नीचे चल गया था। इनफैक्ट अभी इस न्यूज़ से पहले 70 75 78 तक भी आ गया था, 78 तक आ गया था। ठीक, और चाइना में भी लॉकडाउन चल रहा है। चाइना बहुत बड़ी एक कंट्री है जो ऑयल का उपयोग करता है, तो वहाँ पे लॉकडाउन है, तो डिमांड ओवरऑल मतलब जो है वो कम है। आपका यूरोपीय देशों में मंदी चल रही है तो हम सप्लाई भी कम कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक, तो ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ समझते चलोगे तभी आप जो है एक अच्छा आंसर, अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिल्वर जुबली अभी मनाया जाएगा अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। ये है क्या, ये 1997 में बनाया गया था, सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में 3 प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं। ठीक है ना, उद्योगों के कुछ एसोसिएशंस हैं जैसे कि एसोचैम, CII और फिक्की। ठीक, और पहले इसके जो चेयरमैन थे वो रतन टाटा जी थे। ठीक, 1997 में बनाया गया था, 97 में। और ये नेशनल बॉडी है फॉर एक्रेडिटेशन, मतलब गुणवत्ता से संबंधित जो है ये काम करता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, और एक सोसाइटी की तरह रजिस्ट्रेशन है इसका। आपका 21 ऑफ 1860 के अंतर्गत। ठीक, 1860 है, 1960 नहीं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक मॉर्क्यू कैंपेन है। मॉर्क्यू मतलब वो अम्ब्रेला टाइप से समझ लो, तंबू ऐसे होता है नाम इसका। इसकी ये कैंपेन है गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता, यानी कि क्वालिटी से सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक, तो ये इंडिया की क्वालिटी मूवमेंट है कि ये कैंपेन ये बताता है कि किस प्रकार से इंडिया एक क्वालिटी हब है, हम किस प्रकार से जो है क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो लाइव्स है हमारे सिटीजन्स की उसकी भी क्वालिटी बढ़ रही है। ठीक, अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन दुनिया में बढ़ रहा है, और इंडिया में भी ऐसे बात चल रही है डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट की, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ क्लू ले सकते हैं। डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। ठीक, इसका फोकस ये है कि जो ऑनलाइन हम लोग हैं हमारी सेफ्टी ऑनलाइन बनी रहे, इस लॉ के अंतर्गत नागरिकों की सेफ्टी, जो यूजर्स है उनकी सेफ्टी बनी रहे। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया चलाती हैं, ई-कॉमर्स रूल चलाते हैं, उनको भी रेगुलेट किया जा सके, उनकी भी जो शक्तियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक, तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट ये यूरोपियन यूनियन का, याद रखना। ठीक, ये रेगुलेट करता है, विनियमित करता है इंटरमीडियरीज जैसे कि गूगल, मेटा, फेसबुक है नाम अब मेटा हो गया। ठीक है, ओवरऑल जो बॉडी है होल्डिंग कंपनी,
और ट्विटर, यूट्यूब, इन सबको जो है रेगुलेट करने की बात हो रही है। और भी कई सारे, लेकिन ये मेजर है। ठीक, इनको बोला गया है VLOP, यानी कि वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्शन अच्छी दी जाए, उनके फंडामेंटल राइट ऑनलाइन बने रहें। ठीक, इसके लिए क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ानी है और जवाबदेही जो है बढ़ानी है जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, और एंड प्रोवाइड अ सिंगल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क अक्रॉस यूरोपियन यूनियन। मतलब यूरोपियन यूनियन में कई सारी कंट्रीज़ हैं, सब जगह एक फ्रेमवर्क हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कहीं पे कम है रिस्ट्रिक्शन, कहीं पे ज़्यादा है, तो सबके लिए एक हो जाए। यूरोपियन यूनियन ने इसीलिए डिजिटल सर्विसेज एक्ट ये पास किया। ठीक, इसके की फीचर्स देख लेते हैं। अब इसमें है फास्टर रिमूवल एंड प्रोविजंस टू चैलेंज। मान लीजिए कोई ऐसा कंटेंट डाला गया जो इलीगल है, हार्मफुल है, तो उसका रिमूवल जल्दी हो जाए। ठीक, और जल्दी होने के लिए जो भी प्रोसीजर हैं वो कंपनीज को जो है बताने हैं, जो भी यूज़र्स हैं उनको। ठीक, उनको एक्सप्लेन करना होगा यूज़र्स को कि किस प्रकार से फिर वो ऐसा इलीगल हार्मफुल कंटेंट अगर हम मान लीजिए चैलेंज करते हैं कि इसको किया जाए, हटाया जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या टेक डाउन पॉलिसी, वो सब बता दोगे, ताकि फिर हमें भी पता चले कि आपने जो टेक डाउन किया वो गलत तो नहीं किया है, तो हम उस पर जो है कुछ चैलेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। जो इंटरमीडियरी है और जो यूज़र है, यूज़र कहता है कि भैया गलत है, इलीगल है, तो आप टेक डाउन करो। ठीक, किसी ने एक यूज़र ए था, एक यूज़र बी था, तो बी यूज़र ने बोला ए का ये कंटेंट ये बंद करो आप। इंटरमीडियरी ये बताएगा कि हम कैसे टेक डाउन करते हैं, हम क्या प्रोसीजर उसमें होता है। ठीक, टेक डाउन किया गया है ए का, तो ए जो है उसको भी पता है कि टेक डाउन कैसे क्या होता है, किस कारणों से होता है, तो वो चैलेंज भी कर सकता है कि भैया गलत किया है। तो दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। बहुत अच्छा बैलेंस बनाया गया है ये एक्ट। ठीक, इंडिया में डिजिटल प्रोडक्शन एक्ट जो बनाया जा रहा है उसमें थोड़ी सी इसमें कंसल्टेशन के लिए कई बार आता रहा है, लेकिन अभी पास नहीं हो पाया, तो उसमें ये हम ले सकते हैं। साथ ही यार बिगर प्लेटफॉर्म जो है आपके, जैसे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन, तो ये प्लेटफॉर्म जिनके 45 मिलियन यूज़र से ज़्यादा होते हैं उनको बोला जाता है, उनके स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक ना, ज़्यादा कठिन रहेगा इनके लिए जो भी रेगुलेशन है। डायरेक्ट सुपरविज़न यूरोपियन कमीशन करेगा इन सब का। इन्फोर्समेंट जो है वो सेंट्रली यूरोपियन कमीशन ही करेगा। ज़्यादा पारदर्शिता रहेगी कि किस प्रकार से एल्गोरिथम, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है, वो किस प्रकार से वर्क करती है, और ट्रांसपेरेंसी और ये सब बढ़ाना होगा। क्लियरर आइडेंटिफायर फॉर एड्स एंड हु इज़ पेइंग फॉर देम। कई बार हम लोग को जो है यूट्यूब चलाते हैं तो ऐड आ जाता है। ठीक, तो हमें ये पता होना चाहिए, या फिर कोई हम वीडियो देखते हैं तो उस पर ऊपर लिख के आता है ना, यूट्यूब बताता है या कुछ कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है या जो भी है, तो एड्स मतलब पता होना चाहिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ भैया ये ऐड है इसमें, और कौन उस ऐड का पैसा दे रहा है, क्या यूज़र से तो नहीं ले रहे हो आप सीधे सीधे। तो ये सारी चीज़ें भी डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो कि यूरोपियन यूनियन का है उसके अंतर्गत डाली गई है। काफ़ी बैलेंस्ड है, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, और पूछा भी जाएगा डिजिटल उसमें, तो कहीं पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डेंगू या डेंगी जो है अभी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा होता रहा है, और अभी देखा गया है कि पिछले हफ्ते 412 केसेस आए, जो कि दुगने से ज़्यादा है, दुगना है करीबन। पिछले साल 2021 में सितंबर 217 केस आए थे, इस बार पिछले हफ्ते में ही 412 आ गए डेंगू केस। डेंगू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है, मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है, और ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये ज़्यादा होता है, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में। ये 4 तरीके के एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट सेरोटाइप, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4 की तरफ फैलाया जाता है। इसमें डेनवी 2 जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, और इसमें अगर फीवर बना रहे तब तो ठीक है, ठीक है ना, तो मतलब डजंट डेवलप सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो फीवर है तो सही बात है। अगला टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो IMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले इसको समझ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, लाइव बर्थ्स हुई, ठीक, तो उन 1000 बच्चों में कितने बच्चे अपना पहला जो साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ जो उनका पहला बर्थडे, उससे पहले ही उनकी जो है मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो जितनों की हो जाती है उसी को जो है ये आपका, जैसे मान लीजिए 10 लोग की होगी तो 10/1000। ठीक, तो ये IMR इसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक साल के अंतर्गत 1000 लाइव बर्थ के जो है सामने। ठीक, तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फीमेल,
ठीक है, बॉय भी होगा, गर्ल भी होंगी, तो गर्ल जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन आया है, यानी कि ये अच्छी बात है। और ये देखा गया ज़्यादातर जो बॉयज़ का है के बराबर ही लगभग लगभग गर्ल्स का भी इन्फेंट मोर्टलिटी रेट आ गया, अच्छी बात है। मतलब पहले क्या होता था, भ्रूण हत्या, ठीक, या फिर जो है लड़की पैदा हो गई तो उसको मार देना, कई सारे उसके कारण है, दहेज प्रथा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अब कम हुई, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये जो आईएमआर होता है ना, ये आपका यहाँ देखा गया है कि मेल और इसके बीच में, फीमेल के बीच में गैप घटा है 2011 के जो डेटा उसके हिसाब से। अभी जो रिपोर्ट आई थी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, उसमें छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट गैप था। मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट खाली 35 था और फीमेल जो है 41 था। तो अब इसमें देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो तो है ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि भैया मैटरनल यानी माँ और बच्चे की हेल्थ क्या, मतलब किस प्रकार से ज़्यादा स्वस्थ हैं कि नहीं है। और उसके अलावा सोसाइटी का भी एक मार्कर है कि उसकी हेल्थ क्या है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि लड़की हो रही तो उसको मार देना। और उसके लिए कई सारे गवर्नमेंट ने जो है अपने इनिशिएटिव्स भी लिए, जैसे माँ यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसमें बच्चे के शुरुआती दिनों में जो है ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए पहले 6 महीने में। इसके अलावा और उनको क्या खाना पिलाना है इन्फेंट और यंग को, उसको सबको प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जो है सांस इनिशिएटिव जो है सांस लेने से संबंधित नहीं, एक्चुअली निमोनिया संबंधित है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसी का शॉर्ट फॉर्म है सांस। 2019 में चालू किया। निमोनिया से कई बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, तो इसलिए निमोनिया के लिए जो है इसको रिडक्शन करना है, मॉर्बिडिटी, ठीक, निमोनिया से जो है मौतें ना हो, उसके लिए है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंद्रधनुष आपने सुना होगा, टीकाकरण प्रोग्राम है। इसमें जो ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जैसे कि आपका डिप्थोरिया, ठीक, डीपीटी, ठीक, एम, ठीक है, RH, ये मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म ट्रिक एक बनाई है, ये ट्रिक लिख के मुझे भेजते विराग ग्रुप प्लीज़। तो डीपीटी क्या है? डिप्थेरिया, ठीक, पर्ट्यूसिस, अब DPP 3 बार आएगा, पर्ट्यूसिस, पोलियो, ठीक है, और आपका एक और था इसमें यार, निमोनिया भी पी से ही स्टार्ट होता ना, ठीक है। तो DP3, T2M2, ठीक है, T2 क्या है? टिटनेस, और आपका दूसरा क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। M2 क्या है? मेनिंजाइटिस और मीजल्स, ठीक। R क्या है? रुबेला, और H क्या है भैया? हेपेटाइटिस बी। याद रहेगा ना, DP3T2M2RH, DP3T2M2RH, ये याद रख लेना। इंद्रधनुष में ये जानलेवा बीमारी, इसके जो है संबंध में टीकाकरण बच्चों में कराया जाता है, ठीक है, याद रहेंगी ये, इसको जो लिख के बताना मुझे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 0 से 18 साल तक की एज में चाहे बच्चे जो हैं उनको 30 हेल्थ कंडीशन के लिए मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, ताकि चाइल्ड का सर्वाइवल हो सके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक। काफ़ी ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट, काफ़ी लंबे चौड़े आज के टॉपिक से थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए MCQs देख लेते हैं। ये MCQ का PDF जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो है करंट अफेयर MCQ क्विज, वहाँ पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक। इसमें आंसर्स भी हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, मैपिंग क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग शुगर, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक के रूप में उभरा है। दूसरा, ठीक, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। एथनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम यूज मोलासेस शुगर बेस्ड डिस्टिलरीज टू टारगेट 20% ब्लेंडिंग बाई 2025, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही, तो C आंसर हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग क्लिक केमिस्ट्री, ठीक। तो क्लिक केमिस्ट्री इज अ फंक्शनल फील्ड वेयर मॉलिक्यूल्स स्नैप टुगेदर क्विकली एंड एफिशिएंटली, लिटरली लाइक अ क्लिक। तो ये स्टेटमेंट सही है। नोबेल प्राइज अभी दिया गया है, केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड टू कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। दोनों ही सही हैं, C आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ओपेक। ओपेक 2018 के अनुमानों के अनुसार वे दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% और दुनिया के तेल भंडार का 80% हिस्सा है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, 1960 में संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और ब्राज़ील द्वारा स्थापित। तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ब्राज़ील नहीं, वेनेजुएला था, वेनेजुएला। दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, सही पूछा गया, पहला सही है, तो A आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संबंध में सही उत्तर चुने। यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण नियम
21 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। QCI ने एक मार्की अभियान गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता भारत का गुणवत्ता आंदोलन शुरू किया है। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग डेंगू। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या ये सही है क्या? नहीं नहीं, क्यूलेक्स नहीं है मेरे भाई, एडिस एगिएप्टी, याद है, ये पूछा भी गया था इस बार, यूपीपीसीएस ने ऐसे ही क्वेश्चन एक बनाया भी था। इट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैपिंग संबंधित। पेरू डजंट शेयर, साउथ अफ्रीका के मैपिंग से संबंधित है, करिएगा आज। पेरू डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किससे अपनी जो है ये सीमा साझा नहीं करता है? इक्वाडोर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया। बताइए किससे नहीं करता है? तो ये अर्जेंटीना से नहीं करता है। ठीक, और इसका जो है हम लोग मैप देख के इसको यहीं पे जितना हो सकता है याद करेंगे, बाकी आप लोग प्लीज़ मैप में इसको याद करिएगा। पेरू की बात कर रहे थे, पेरू की जो है ये रहा, तो ये आपका अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना यहाँ आता है, इससे टच नहीं करता है। ठीक है, बाकी बोलीविया से कर रहा है, चिली से भी कर रहा है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन सब से कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जो है क्वेश्चन मेंस आंसर क्वेश्चन देख लें। कल हम लोगों ने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक, तो उसको आपको बताना था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो टेररिज्म फैलाने के लिए, ठीक, किसी कम्युनिटीज़ के बीच में द्वेष फैलाने के लिए, जैसे एनिमिटी फैलाने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए, वो चाहे रिलीजन के बेस पे हो, नस्ल के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो। ठीक, उन सब के केसेस में भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो है इलीगल है, और उसके लिए जो है आपको अगर टेररिस्ट फैक्ट्री वो कर रहे हो, टेररिज्म के वो बढ़ा रहे हो एक्टिविटी, तो उसके लिए टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी और इंडिविजुअल्स को भी। ठीक, तो इसका एनालाइज इट्स इम्पैक्ट विद एग्जांपल। इम्पैक्ट जो है नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें हमें देखने को मिला है कि प्रभाव पड़ा है, अच्छा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आए दिन होती रहती थी वो नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ कई बार इसको फेडरल उसमें भी देखा जाता है, या फिर देखा जाता है कि जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उसको हनन इसमें होता है। ठीक, कई बार जो है किसी को भी उठा लेते हैं इस बिना पे कि वे टेररिज्म कर रहा है, बाद में पता चलता है जेल में कई 10, 12, 15 साल सड़ने के बाद कि भैया वो लोग निर्दोष थे, 10 साल कौन लेके आएगा उनके वापस। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें एक जो पावर दी गई हैं, तो उनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना था तो बता दिया, लेकिन अब इसमें एनालिसिस है तो इसमें बताना पड़ेगा कि वे फॉरवर्ड किया। तो आपको जो पावर्स हैं उनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि क्या भैया कब किस केस में किसको क्या आप कैसे सज़ा दे सकते हो। ये नहीं मनमाने किसी भी तरीके से उसको अपने मनमाने तरीके से परिभाषित करके और फिर उसका गलत उपयोग करें। तो ये सारी चीज़ें आपको UAPA के अंतर्गत लिखनी थी। ठीक, 7 अक्टूबर का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, इंडियन सोसाइटी संबंधित है, GS पेपर 1। एक्सप्लेन द कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन इन फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ठीक, भारत में महिला शिशु मृत्यु दर में गिरावट के कारणों की व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का 150 वर्ड में आपको लिखना है। चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं। मोटिवेशनल मैसेज से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 2023 UPSC UPPCS का अलग अलग अपना इंटीग्रेटेड प्रीलिम कम मेंस का जो कंप्लीट पेड ग्रुप है विद कंप्लीट पर्सनलाइज तरीके से आप लोग को इसमें मेंटरशिप काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाता है। तो ये 1 दिसंबर से हम चालू करने वाले हैं। इसमें सबको स्टडी प्लान होता है, आपका लाइव डाउट डिस्कशन है, टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, इसमें आपका जो है मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है, उसका भी पूरा कोर्स आपको कराया जाता है, मटेरियल दिया जाता है। ठीक, सारे जो है कोई भी डाउट है उसको किया जाता है वहीं पे 24 घंटे के अंदर, 24 क्या 4-5 घंटे के अंदर ही दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही कम फीस है। इनिशियली आप 5,000 रुपये दे के भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 दिसंबर को है, लेकिन उससे पहले ओपन है। 1 दिसंबर से ऑफिशियली हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टडी प्लान आपको सिर्फ क्या करना है, डेली जो स्टडी प्लान दिया जाए ना उसको आप करते रहो, बाकी सारी चीज़ मैं वहाँ पर मैनेज करा दूंगा। कैसे जो है 4-5 बार कम से कम आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, उतना ही हम लोग करेंगे जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। फिर PhD कराने वाले बहुत हैं, ग्रंथ जो है पूरा हर जगह से छाप के आपको बेच रहे हैं, वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। बुक स्टोर में भी चले जाओ, चाहे उनके यहाँ चले जाओ, एक ही बात है, क्योंकि वहाँ से खाली आप मटेरियल खरीद सकते हो। पढ़ना तो आपको उतना ही है जितने से आपको सिलेक्शन हो जाए, और उतना ही पढ़ना जो आप रिवीजन कर पाओ 4-5 बार। ठीक, इतना नहीं कि आप इतना मटेरियल ले लो कि आप 5 साल में एक बार भी ना पढ़ पाओ। बहुत मतलब वो है, सिर्फ एक संतुष्टि तो हो सकती है कि आपको मटेरियल मिल गया, लेकिन क्या उसका फ़ायदा है। ठीक,
तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपना विवेक अपनी चेतना का जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो है ये वाले कोर्सेज जो है मेंस आंसर राइटिंग है और इसमें मैं खुद ही एवेल्यूएशन करता हूँ, ये सब अभी भी ओपन है, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं इनको। डाउट डिस्कशन करंट अफेयर वाला सिर्फ डाउट डिस्कशन से संबंधित भी एक पेड ग्रुप है, जिसमें कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो कई कोचिंग में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको कुछ भी आंसर डाउट वाउट डिस्कशन नहीं किया जाता है, तो वो लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक, ये पेमेंट डिटेल्स है 9650347272 पे आप हमसे बात करके कोई भी दुविधा है तो उसका जो है निवारण कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होते हैं जो हमें हमारी क्षमता का सही एहसास दिलाता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ लेना, जब भी एडवर्सिटी आएगी ना, जब भी जो है मुश्किलें आएंगी, जब भी आपको लगेगा कि आप जो है खतरे में हो, एक्चुअली में वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी क्या क्षमता है उसका सही उपयोग कर पाओ और किस प्रकार से उस एडवर्सिटी को आप अपॉर्चुनिटी में बदल के अपने लिए जो है लाभकारी बना पाओ। इसको जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना बढ़िया है। हमेशा कभी मत सोचना कि मुश्किलें आ गई फिर आप कान पकड़ के बैठ गए कि यार मेरे साथ ही सब मुश्किलें आती हैं, मैं ही परेशान हूँ, दुनिया में अकेला व्यक्ति हूँ। नहीं नहीं, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, मैं हमेशा ही कहता हूँ जो लड़ गया वो जीतेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।